आज बात सिर्फ असम की नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर की करेंगे। आज समझना होगा सियासत को, जिस पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की सियासत की। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री असम के दौरे पर हैं और ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल जनसभा को इसके बाद संबोधित किया, लेकिन यह सिर्फ एक उद्घाटन या भाषण नहीं था, यह सीधा सियासी हमला था और निशाने पर थी कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पूर्वोत्तर को कांग्रेस ने दशकों तक नजरअंदाज किया, उसी पूर्वोत्तर को आज बीजेपी अष्टलक्ष्मी मानकर सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि एक समय ऐसा था जब असम को पाई पाई के लिए तरसा दिया जाता था। टैक्स के हिस्से में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन आज वही असम विकास परियोजना के लिए लाखों करोड़ की मदद पा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में असम को केंद्र से 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सुरक्षा हर मोर्चे पर बदलाव हुआ है और यहीं से सियासत और तेज हुई। देखिए, पीएम मोदी ने आगे सवाल उठा दिया कि क्या वो कांग्रेस जो असम को पैसा देने से बचती रही, वो यहां के युवाओं, किसानों और गांव का विकास कर सकती थी। और सिर्फ विकास ही नहीं, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दे रहा है। और फिर उन्होंने सवाल किया, क्या कांग्रेस में कभी देश हित में ऐसे फैसले लेने का साहस था? पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसी सोच को बढ़ावा देती रही है जो भारत को राष्ट्र मानने से भी कतराती है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि मां भारती जैसे शब्दों से भी कांग्रेस को परहेज है और देश की सुरक्षा को कभी प्राथमिकता ये देते ही नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने असम को कई वर्षों तक हिंसा, बम धमाकों, बंद ब्लॉक और कर्फ्यू में झोंक कर रखा। कभी कभी बम और गोलियों की आवाजें भी गूंजती थी इधर। आज वहां विकास और स्थिरता की बात हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के असम दौरे और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, आरोपों पर हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। आज हम जवाब तो चाहिए में इन सवालों को आधार बनाने जा रहे हैं। कौन कौन से सवाल हैं जो आज हम जवाब तो चाहिए में उठाएंगे, वो जरा एक बार देख लीजिए ताकि आप समझ पाएं कि ये पूरी डिबेट होने किस लिए जा रही है। क्या सच में कांग्रेस के दौर में असम पाई पाई के लिए मोहताज था, तरसता था? इस सवाल इसलिए उठ खड़ा क्योंकि आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए हैं। उन्होंने आंकड़े दिए कि पहले कितना मिलता था, अभी मैं कितना दे रहा हूं। दूसरा सवाल, तुष्टीकरण ने पूर्वोत्तर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती थी, क्या उसी ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया? क्योंकि आरोप लगाए खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी असम में जाकर। तीसरा सवाल, कांग्रेस ने अपने समय में राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी प्राथमिकता नहीं दी। ये सवाल मोदी ही नहीं, बीजेपी का हर दूसरा नेता ये बड़े गंभीर आरोप लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज वो बात दोहराई। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। और चौथा सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास मोदी सरकार की वजह से ही हुआ है क्या? ये भी आज राजनीतिक विश्लेषकों से हम समझेंगे। इन्हीं सवालों पर आधार बनाएंगे, इनको इसी पर बड़ी बहस कर लेंगे। उससे पहले आपको असम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से प्रहार किया कांग्रेस के ऊपर, वो देखिए जरा। कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं।
ये आंकड़ा आपको याद रहेगा। मैं जो आंकड़ा, साथियों, कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, तो देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से प्रहार किया, हमला बोला, और बहुत सारे आंकड़े उन्होंने आज जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने असम के लोगों के सामने रखे। उन्होंने बताया कि पहले, यानी 11 साल पहले किस प्रकार की क्या स्थितियां थीं और अभी क्या स्थितियां हैं, उसके बारे में वो बता रहे थे। उन्होंने बोला कि अब बजट में भी हम विशेष फोकस रखते हैं नॉर्थ ईस्ट पर, और कितना पैसा इस बजट में जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने रखा है उसके बारे में वो बता रहे थे। उन्होंने बताया कांग्रेस राज में असम को टैक्स के हिस्से के सिर्फ 10,000 करोड़ मिलते थे, आज ये 5 गुना से ज्यादा हो चुका है, लाखों करोड़ का मामला हो चुका है। कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से हमेशा बचती रही क्योंकि वो इग्नोर करते थे, वो मानते नहीं थे कि भारत का हिस्सा है। कांग्रेस युवाओं, किसानों और गांवों का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस से देश हित में फैसले लेने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस में, ये भी आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। मां भारती से परहेज करते हैं, भारत का भला नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो चिकन नेक को अलग करने की बात करते हैं उनके लिए कांग्रेस खड़ी रहती है, उनकी पैरवी करती है। इस प्रकार के गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए हैं। अब असम का चुनाव सामने है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, कई उद्घाटन विकास कार्यों के हुए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जो हमला बोला वो काबिले गौर है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि आंकड़े रखे हैं। उन्होंने बताया कि पहले किस प्रकार की सिचुएशन थी, आज किस प्रकार का विकास दिखाई दे रहा ग्राउंड पर। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये ब्रिज के इनॉग्रेशन के साथ साथ में और अन्य जो विकास के कार्यों की जो शुरुआत है वो हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण दौरा था असम का। अब ऐसे में उनके द्वारा कही गई बातें वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। सुबह से मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूं किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि असम गए हैं, पास में मणिपुर है, चले जाइए। अब मणिपुर में जो हिंसा, तो जो स्थिति है उन तमाम चीज़ों को समाहित करते हुए आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ फिलहाल एक गेस्ट जुड़ पाए हैं, संदीप चौधरी जी, उनसे हम बात करेंगे। हर गोविंद अरोड़ा जी का इंतजार है, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, उम्मीद करता हूं। उसके बाद में वाचस्पति द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनकी भी उम्मीद है कि ये भी जुड़ेंगे। लेकिन संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक है, तो सर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, सर क्या वाकई 2014 के बाद ही नॉर्थ ईस्ट ने विकास की रफ्तार पकड़ी है? और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए उनको किस प्रकार से देखा जाए कि कांग्रेस इग्नोर करती थी नॉर्थ ईस्ट को, हर तरीके से उन्होंने तमाम आंकड़े भी सामने रखे, कहा कि पहले 10,000 करोड़ तक का मामला सीमित हो जाता था असम के लिए, अब हम बजट में अलग प्रावधान करते हैं और इसलिए विकास की गंगा यहां बह रही है। कांग्रेस पर राजनीतिक तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया गया। किस प्रकार से देख पा रहे हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को?
संदीप जी। देखिए आशीष जी, मोदी जी एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पॉलिटिशियंस की बात करने का अपना एक तरीका, अपना एक लहजा होता है। वो जिस स्टेट में भी जाएंगे उसी स्टेट में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके ऊपर हमलावर रहेंगे। क्योंकि आसाम में जो मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस है, तो असम में कांग्रेस उनके निशाने पर रहेगी। अगर वो बंगाल में जाएंगे तो वहां पर टीएमसी पार्टी उनके निशाने पर रहेगी। अगर वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी उनके निशाने पर रहेगी। तो मैं राजनीतिक रूप से ही ये चीजों को देखता हूं। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने काम नहीं किया या इन सरकारों में काम ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ, जब हम पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं, और एक चीज अच्छी देखी हमने कांग्रेस की कि आज जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस ने ऐसे नेता तैयार किए कि बीजेपी को भी लगता है कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने तैयार किया उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी इस तरीके के नेता नहीं बना पाई जो अभी भी असम के मुख्यमंत्री बन सके। अगर इस फेरिस्त में मैं आपको याद दिलाऊं तो सिंधिया साहब इस तरीके के नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह इस तरीके के नेता हैं। तमाम ऐसे नेता आप देखेंगे जो कांग्रेस की लेबोरेटरी में तैयार होकर के आए हैं, और आज ये बीजेपी उनके काम पर गुणगान कर रही है, गर्व कर रही है। तो ये एक अच्छा साइन है कि हमारे राजनीतिक दल अच्छे नेता तैयार करते हैं। खैर उस तरफ अभी नहीं जाएंगे सर, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करूंगा, आंकड़े, उदाहरण, इन सभी चीजों को मैं आपसे समझूंगा। आप प्लीज बने रहिएगा सर। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों स्पोक्स पर्सन जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत करते हुए मैं हरगोविंद अरोड़ा जी की तरफ बढ़ूंगा। अरोड़ा जी, कांग्रेस ने असम को दशकों तक इग्नोर किया, मतलब नजरअंदाज किया। यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने खुद असम में जाकर आज कही है। इसके क्या उदाहरण हैं आप जो आप दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोलना था वो बोलकर गए। अब मैं चाहूंगा कि आप उदाहरण पेश करिए और बताइए कि हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा। हरगोविंद अरोड़ा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। देखिए, आपके प्रश्न पे आने से पहले संदीप भाई राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने एक बात की कि कांग्रेस एक ऐसी फैक्ट्री है जिसने अनेकों नेताओं का उत्पादन किया। तो दशकों से वो एक अपने राजकुमार को तो नेता बना ना पाए जिसको देश की जनता एक्सेप्ट कर सके। तो ये फैक्ट्री भी क्या चाइनीज माल बनाती है बिना गारंटी के? अब मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं जी। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर किसी दल की कोई आलोचना नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने अपनी लाइन को लंबा खींचा। उन्होंने अपने द्वारा किए गए 12 वर्षों के काम को गिनाया। कांग्रेस के दशकों के राज में नॉर्थ ईस्ट ने क्या देखा? गरीबी, बेरोजगारी, असहायपन, कारण उसको सामान्य देश से काट के रखा गया था। प्रधानमंत्री जी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो देखिए, भाजपा का नेता, भाजपा का जनप्रतिनिधि या भाजपा का प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, वो शासक नहीं सेवक के रूप में काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने वही तो कहा। उन्होंने सेवा की और एशिया के स्विट्जरलैंड के रूप में पूर्वोत्तर को विकसित किया। ये तो जग जाहिर है। और आज जो हमने देखा आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, पूर्वोत्तर की जनता में, विशेष तौर पर असम में, जो उनमें उत्साह और आत्मविश्वास था, क्या वो पहले कभी देखा गया? लेकिन दुर्भाग्य क्या है ना, कांग्रेस के पास अपने गिनाने के काम तो है नहीं। अब वो इनकी आलोचना के अलावा और तो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, ओके। एक बार ओपनिंग रिमार्क कांग्रेस पार्टी का भी हो जाए सर, उसके बाद में हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। वाचस्पति द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। द्विवेदी जी, प्रधानमंत्री का आरोप है कि कांग्रेस शासन के समय में असम को या नॉर्थ ईस्ट को पाई पाई के लिए तरसा दिया गया था। इन आरोपों को किस प्रकार से पार्टी देख रही है आपकी? गोसावी नमस्कार, और अरोड़ा जी नमस्कार, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक चौधरी साहब को भी बहादुरपूर्वक बहुत नमस्कार। देखिए, अगर हमने पारपाई को तरसाया होता, हमने किसी तरीके से विपन्नता रखा होता और असम की प्रगति और संप्रभुता को आगे ना बढ़ाया होता, तो हम लगातार 52, 57, 62, 67, 72, 80, 83, 91, 2001, 2006 और 2011 तक हम सरकार में नहीं होते। उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा तशद्दुद था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जब 1971 में निर्वासित होकर बहुत सारे करीब 19 लाख लोग भारत में आए, जिसमें 13 लाख हिंदू थे और 6 लाख इसमें ईसाई, मुस्लिम, सबसे बहुत संख्यक मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध और जैन लोग भी इसमें आए।
तो उस समय देखिए बोडो आंदोलन जिस तरीके से चल रहा था, जिसमें बोडो आंदोलन में हिंदी भाषी लोगों को बहुत मारा जाता था, मारा जाता था, काटा जाता था, और उनके आंसू के सरकार ये सब जो आई थी, इनमें जिस तरीके से मुख्य धारा से हटकर काम किया गया था, उसको कांग्रेस ने कि 1985 में सरकार ने उनके साथ एक समझौता किया जो आज तक चल रहा, जो मुख्य आधार बना। आज जो असम का विकास हुआ है, असम की जो धारा चल रही है, जिस मुख्य धारा में हमारे साथ शामिल हुए हैं, और उन सब चीजों की बात हम साथ साथ ये करें कि सबसे ज्यादा अगर शांतिपूर्ण काल अगर रहा है तो तरुण गोगोई जी का रहा है, जो लगातार 10 साल तक सरकार में रहे। उसमें देखिए कि चाहे वो बिहू हो, चाहे कोई असम बंगाल के क्षेत्रों या अन्य जो भी हो, अभी उनका बहुत विकास किया, वहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनको बहुत आगे बढ़ाया गया। अब वाचस्पति जी घूम फिर के बात उसी पे आ जाती है, प्रधानमंत्री विकास की बातों को दोहरा रहे थे, वो कह रहे थे कि वो कह रहे थे मैं अब सर इतना लंबा पूरी प्रस्तावना नहीं चाहिए होती, मैं चाहता हूं कि मुद्दे पे बात हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ पैनलिस्ट हैं तो सभी से बात करनी है मुझे, लेकिन मैं आपको उस तरफ लेकर जाऊंगा खुद से। सड़क और हाईवे नेटवर्क की बात की उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ब्रिज हमने बनाकर दिए आफ्टर 2014। उन्होंने बताया कि हमने रेलवे कनेक्टिविटी कितनी बेहतर की है, विशेष तौर पर मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में यहाँ नहीं था रेलवे नेटवर्क, वो हमने करके दिखाया है। ये सब चीजें आपके समय में भी हो सकती थी। उड़ान योजना के तहत हमने जो है वहां पर विस्तार दिया हवाई यात्रा को, तमाम चीजें जो है, इसलिए बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आ रहे हैं। ये सब चीजें कांग्रेस के समय में हो सकती थी, जो नहीं हुई वो आफ्टर मोदी हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, तो ये कहां से गलत कहा उन्होंने? द्विवेदी जी। कोई भी व्यक्ति आत्मश्लाघा कर सकता है, उसको कहने का पूरा अधिकार है, और वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और उनके बारे में तो जाना सब लोग कहते ही हैं, पूरा विश्व जानता है किस तरीके के बड़बोले प्रधानमंत्री हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। और तो गलत साबित कीजिए ना सर, मैं आपको अवसर दे रहा हूं, गलत साबित कीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, जहां तक मैं बात करूं 2025-26 में 2,63,000 का मात्र फंड दिया है। सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 24-25 में 2.9 लाख करोड़ का दिया था, बल्कि रिड्यूस किया है एक साल के अंदर 2.9 लाख से 2.63 लाख पर 25-26 में आए हैं। हमने जो बजट दिया था 2010 में 74,000 करोड़ का बजट दिया था। झूठ बोलने के भाई साहब, आप कहां से क्या आंकड़े ला रहे हैं? आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज तो गुमराह संरक्षण दीजिए। इस तरीके से बहस नहीं हो सकती, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। मैं उनके बीच में बिल्कुल शांति से रहा, और मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। तो पहले उनको शांति से चुप कराइए, शांति से चुप कराइए। मुझे अपना पक्ष रखिए। आपने मुझे सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। वो काउंटर कर सकते हैं जब उनका समय आए, काउंटर अरोड़ा जी समय दे दीजिए, जरा बोल लेने दीजिए। इनके आंकड़ों पर भी मैं आऊंगा, पहले एक बार मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, नेगेट करिए ना। मैं कह रहा हूँ 74,818 करोड़ रुपए का हमने बजट दिया था 2010 में। और अगर उसकी बात करें, और जो अन्य बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि तो उनको मुख्यमंत्री नहीं मिलते। हम जैसा कि अभी हमारे चौधरी साहब ने भी कहा, सोनोवाल साहब भी कांग्रेस से लेके चले गए, और वो मुख्यमंत्री जिसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको ये लगातार भारत का सबसे भ्रष्टतम मंत्री कहते रहे हैं, उन पर बहुत सारे एलिगेशंस, घूसखोरी और इन सब चीजों के लगाए, और वो जाके वहां के मुख्यमंत्री हो रहे हैं साबित। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री चोर, भ्रष्टाचार, करप्ट लोग ही भाजपा में जाके सब जोते हैं, और वहां पर उनकी धुलाई मशीन में, वैसे मशीन में क्लीन अप हो गया। अब संदीप जी की तरफ बढ़ूंगा। संदीप जी, इतना नहीं होते, ठीक है सर, ओके, गॉट इट। संदीप जी, आंकड़ों पर मैं आप की टिप्पणी चाहूंगा। दावा है कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर चुकी है केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर, जिसपे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बहुत ज्यादा करते हैं। हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ब्रिज के हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, तमाम चीजें जो मैंने अभी बताई। अब ऐसे में कांग्रेस से अगर हम तुलना करें, तो आप किस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके तमाम दर्शकों का ज्ञानवर्धन करेंगे कि वाकई में बीजेपी के देश में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और जो आंकड़े अभी वाचस्पति द्विवेदी जी पेश कर रहे हैं उसको आप किस प्रकार से देखेंगे?
संदीप जी। देखिए, देश का प्रधानमंत्री होता है, उसे चहुमुखी विकास करना होता है, उसे आसाम के साथ साथ सभी स्टेट्स का बराबर विकास करना है। तो मैं आपको दिल्ली के आसपास का कुछ विकास की चीजें बता देता हूं। जैसे आपने बीएसएनएल का नाम सुना होगा। बीएसएनएल एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने दी, लेकिन आज वो दम तोड़ रही है। आपने बीएचईएल का नाम सुना होगा, वो बेच दी गई है। आपने हेल का नाम सुना होगा, वो बेच दी गई है। ऋषिकेश के अंदर दवाइयों की एक सबसे बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान की आईडीपीएल, वो बेच दी गई है। तो जितनी भी सरकारों ने काम किए थे और सेवा देने की कोशिश की थी, जिसको हकीकत में डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें रोजगार भी था, सुरक्षा भी थी, मेडिकल की चीजें भी थी, टेक्नोलॉजी की चीजें भी थी, वो सब चीजें प्राइवेट हाथों में या तो बेच दी गई हैं या बेचने के लिए पाइपलाइन में है। तो खाली रोड बना देने से, रोड बनाना बहुत अच्छी बात है, रोड होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान करना पड़ेगा। शामली से दिल्ली 100 किलोमीटर है और मैं अभी गया था गाड़ी से, 200 रुपए के 2 टैक्स वो टोल पड़ते हैं। मतलब आने जाने में 800 रुपए का मेरा तेल नहीं लगा और 800 रुपए में टैक्स टोल के भर के आ रहा हूं। तो ये बेच दी गई हैं या ये सरकार ने डेवलपमेंट किया है, ये चीजें समझनी बड़ी मुश्किल हो गई है। मतलब सड़क पर निकलना, रोड पर निकलना, हाईवे पर निकलना, दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल बना हुआ है। आप किसी दिन गाड़ी लेकर के निकलिए, एक राउंड लगा करके आएंगे, करीब 5000 रुपए टोल में चला जाएगा। तो ये चीजें हैं, अब समझ में नहीं आ रही। अब चूंकि आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं आ रहा हूं, कमिंग सर, हरगोविंद जी आ रहा हूं मैं, लेकिन मैं संदीप जी अब आपसे क्रॉस क्वेश्चन मेरा है, आर यू श्योर अबाउट दैट भेल और सेल बिक गई हैं? जी, ऐसी कई कंपनियों के नहीं, मुझे बस इसका जवाब चाहिए। क्या ये कंपनियां, ये जो पीएसयू है, पहली बात तो ये, क्या इनको पूरी तरीके से बेच दिया गया? सरकार का इनका कोई लेना देना नहीं है अब? मुझे इस पर नहीं, क्योंकि हमारे दर्शकों को मैं ना कुछ भी मिसगाइड नहीं करना चाहूंगा अपनी डिबेट के माध्यम से, क्योंकि हर डिबेट में मैं देखता हूं हर दूसरा आदमी ये बोलता है भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तो मैं इस पर कुछ फैक्ट्स पर बात करना चाहूंगा सर। जी आशीष जी, मैं क्लियर करना चाहता हूं हर चीज का इस तरीके नहीं, क्योंकि शेयर बेचना, कंपनी बेचना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। दो लाइन में समझा दूं, आपके दर्शक भी सुन लेंगे, आप भी सुन लीजिए। अभी डील फाइनल हुई है, ट्रेड डील, उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमारे देश में सोयाबीन नहीं आएगा, लेकिन सोयाबीन का तेल भी आएगा, सोयाबीन का पाउडर भी आएगा, सोयाबीन की उर्दी भी आएगी, सोयाबीन का वेस्ट भी आएगा हमारे देश में। हरगोविंद जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हरगोविंद जी, मैं बात तो खैर नॉर्थ ईस्ट पे आज करना चाह रहा था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का अभिन्न अंग है और वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, मैंने भी देखा है, और वो आंकड़े अपने आप में इसकी तकदीस भी करते हैं। लेकिन अभी चूंकि संदीप जी ने इसको दूसरी तरफ घुमा दिया, तो मैं चाहूंगा इस पर भी आप जवाब दे दीजिए। हरगोविंद जी, देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता द्विवेदी जी और संदीप जी, इन्होंने, संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं द्विवेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता और संदीप जी, मैं दोनों से ये विनम्रता से पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के शासन काल में फ्लाईओवर तो बने नहीं, लेकिन दोनों ने कार्यक्रम में बैठ के झूठ के फ्लाईओवर इतने लंबे बांट दिए। अरे साहब, एक साधारण से बच्चे को भी पता है कि टोल पे एक नाके पे 15 रुपए कटते हैं, 3000 रुपए का वो पास होता है, और आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आप देश को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरे, द्विवेदी जी ने अभी कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, बड़ी शान से, हमने 78,000 करोड़। भाई साहब, आप अब बोलने देंगे? आपने कांग्रेस प्रवक्ता आपके चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं, या हम डिबेट करना छोड़ देंगे, आप राजनीति छोड़ देना कर पूरा कर लेने दीजिए संदीप जी, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। हरगोविंद जी, हाँ संदीप जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, प्लीज देखिए। और कांग्रेस प्रवक्ता द्विवेदी जी ने बड़े शान से कहा, हमने 2010 में 78,000 करोड़ रुपया दिया। 74 केंद्र से चलने वाले हजारों करोड़ वहां योजनाओं पर तो नहीं लगते थे, भ्रष्टाचार और घोटाले ही तो होते थे उसके। आज 100% पैसा जनता की जेब में और जनता के कामों में लगता है। दूसरा, आप गुड़गांव तक की तो कनेक्टिविटी दे नहीं पाए दिल्ली से, और आप क्या नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात करेंगे? केवल योजनाओं के नाम पर फंड जाता था और मलाई आप लोग खाते थे। दूसरा, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमारे नेता ले लिए, हमारे बेहतरीन नेता ले लिए। अरे, आपके नेता आपको छोड़ गए, आपके कार्यकर्ता आपको छोड़ गए, आपका मतदाता आपको छोड़ गया, तो इसका मतलब चिंतन हमें नहीं, आपको करना है कि आपकी नीतियां और आज राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के आपका झूठ ये देश की जनता देख रही है, इसीलिए वो मत में नहीं बदल पाता। तो जनता तभी तो आपसे दूर हो रही है। ठीक है, ओके। लेकिन अब वो तो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं ना, वो
संदीप जी आंकड़े तो दे नहीं रहे ना। हाँ। केवल झूठ पे बात कर रहे हैं। झूठ के फ्लाईओवर बांधने के अलावा कांग्रेस कर ही क्या रही है? देश को गुमराह कर रहे हैं ये राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के। आप इनसे पूछिए ना कौन सी कंपनी बिक गई और कौन सी घाटे में आ गई। जिनका ये दोहन कर चुके थे, शोषण कर चुके थे, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, तो अब इनके पेट में दर्द। क्या ये देश को विकसित नहीं देख सकते? आप बताइए द्विवेदी जी, आप बताइए भाई, एक तो आपने कुछ किया नहीं, अगला व्यक्ति कर रहा है तो करने देना नहीं है, या किस प्रकार की राजनीति है? आप इनसे पूछ लीजिएगा सिक्किम किसने बनाया, एनेक्सेशन कब हुआ, और उसके बाद अन्य अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूरा 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 7 सिस्टर्स का धारा 371 किसने दी? एक मिनट प्लीज पूरा कर लें दीजिए द्विवेदी जी, प्लीज बिहेव। 7 सिस्टर्स को 1971 371 की धारा किसने दी, जिसमें कोई भी भारतीय उनके वहां पर जाकर जैसा धारा 370 था सेम प्रोविजो धारा 371 में है। किस तरीके से संरक्षण दिया गया वहां पर, वहां की भौगोलिक, वहां की सांस्कृतिक स्थिति, उस सबको किस तरीके से संरक्षित करने का काम धारा 371 ने किया, वो आप उसका जवाब दे दें। मैं अगर ये गलत कह रहा हूं कि 74,818 करोड़ रुपए अगर दिए गए हैं, तो या तो आप चैनल पे आना बंद कर दीजिए या मैं चैनल पे आना बंद कर दूंगा। आप साबित करिए आपने कितना दे दिया। इससे पहले क्या वहां पर रोड नहीं बनी थी? 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का दावा है। मैं उत्तर दूं? मैं उत्तर दूं? हाँ दीजिए भाई, अरोड़ा जी दीजिए। गलत बात है। यही तो मैं कह रहा हूं। 9 लाख करोड़, 2 मेरी बात पे पूरा हो जाने दीजिए। 2.9 लाख करोड़, और उसके पहले 2.63। 7 सिस्टर्स में कहीं भी कोई विकास नहीं था, कहीं कोई रोड नहीं थी, कहीं कोई ब्रिज नहीं था, कहीं भी किसी प्रकार के चाय बागान नहीं थे, कभी कोई विकास नहीं हुआ था। अगर चाय बागान नहीं थे तो पूरे दुनिया में भारत की चाय, बल्कि खासतौर पर असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, ये चाय वहां पे कैसे पहुंचती थी, वहां के मसाले कैसे पहुंचते थे, वहां का जो उद्योग है, जो हैंडलूम है, पूरी दुनिया में कैसे जाता था। अगर नहीं थे, हमने वहां का संस्थागत विकास नहीं किया था, तो ये कैसे 10 साल के अंदर केवल संस्थागत सारे विकास हो गए, सारा डीयू का और ये सारे जो भाई मोदी जी का तो यही कहना था ना, मोदी जी का तो यही कहना था भाई आप लोग के समय में उग्रवाद, अस्थिरता के अलावा कुछ था ही नहीं असम में। असम में क्या, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाल था। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है ना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से लौट कर आऊंगा, उसके बाद में हम यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। दावे एक तरफ हैं, नीतियों की बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतियों पर भी सवाल उठाएंगे कि कांग्रेस की नीतियां इस प्रकार से थी, इसलिए वहां पर विकास नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए अछूत जैसा था, वो ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर करते थे, और अब हम अष्टलक्ष्मी मानकर सेवा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के उन्हीं दावों पर, जो उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, उन तमाम चीजों का आधार बनाते हुए हम डिबेट कर रहे हैं। पैनल में कौन कौन से लोग मौजूद हैं एक बार पुनः दिखाइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गोविंद अरोड़ा जी हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस पार्टी के, और संदीप जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, क्या वाकई में 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास ने रफ्तार पकड़ी, या ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो प्रधानमंत्री मोदी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? एक चीज ये, और अगर असम में पहले अस्थिरता, उग्रवाद था, मान लेते हैं, या आप बेहतर जानते होंगे मेरे से ज्यादा, तो ये बताइए उसमें वजह उसकी क्या थी, नीतियां या परिस्थितियां? इन दोनों पर मैं आपका छोटा छोटा जवाब चाहूंगा, उसके बाद मुझे एक प्रतिक्रिया बीजेपी की लेनी, फिर मैं क्लोज करूंगा। सर संदीप जी। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि देश की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में रही, और ये बहुत ही उच्च कोटि के लोग होते हैं। हमारे साथी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी पंडित बैठे हैं, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो आप लोगों को नमन है। इस देश को दिशा और दशा जो इसकी है, उसके लिए मैं मानता हूं कि आप लोग ही जिम्मेदार हैं। आपने ही इसे जहां पहुंचाया है, बाकी सब लोगों ने तो आपका सहयोग किया है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप नोएडा में बैठे हैं तो आपको चारों तरफ डेवलपमेंट दिखता होगा, इंडस्ट्रीज दिखती होंगी जिसमें लोगों को रोजगार मिला है, पूरी फिल्म सिटी आप देखते होंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं आज आसाम की बात करूं, देखिए आसाम में रोड अच्छे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से ज्यादा रोड भी बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये लगातार होने वाला प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आसाम के अंदर
एक आईटी इंडस्ट्री का नाम बताइए, या मैं आपसे ये पूछूं कि एक टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए आसाम के अंदर, या मैं आपसे ये पूछूं कि एक नई इलेक्ट्रिकल कंपनी का नाम बताइए आसाम के अंदर, या मैं आपसे ये पूछूं कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम बताइए आसाम के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपका जवाब ना होगा, या आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, जब वो वाला डेवलपमेंट होगा, जब दिल्ली से जाकर लोग वहां नौकरी करने लगेंगे, जैसे नोएडा के अंदर कर रहे हैं, गुड़गांव के आईएमटी मानेसर में कर क्या रहे हैं, ये संभव है संदीप जी कि ये सब कुछ इतने कम टाइम और पीरियड में हो जाए? क्या ये संभव है सर कि इतने आसानी से वहां पर पूरा आईटी हब बन जाए और तमाम चीजें हो जाएं? धीरे धीरे चीजें शुरू होती हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है। मैं ये कह सकता हूं। अच्छा, इस पे हरगोविंद अरोड़ा जी का जवाब ले लेते हैं, आपने जो कहा उस पर, उसके बाद में मैं क्लोज करूंगा। अरोड़ा जी। संदीप जी, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे तो ऐसे उत्तर की आशा ही नहीं थी। अरे क्या आईटी इंडस्ट्री रोजगार का आप कल को कहेंगे जी गन्ने के खेत में गन्ने की फसल तो अच्छी हुई मगर उसमें अभी तक अंगूर नहीं उगा। अरे भाई साहब, आपके जहन में, और कांग्रेसियों को ये स्पष्ट कर दूं कि इनके द्वारा दिए गए जो भी ये फंड पर अपने ढोल पीट रहे हैं, उसको नीचे जनता तक तो वो लगता ही नहीं था, वो तो घोटालों में चला जाता था। जितने का इनका एक एक घोटाला था, उतने में तो नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ग बना दिया। पैसा जाता था कांग्रेस के राज में भी, दिल्ली में या पूरे देश की जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई का पैसा तो जाता था, लेकिन कहा जाता था घोटालों में और उनकी जेबों में, जनता तक तो गया ही नहीं। और अब इनकी मिसालें देखो जो गले से ही नहीं उतर रही। अरे आईटी क्या केवल रोजगार का साधन है? नहीं, ये कृषि प्रधान देश है। नॉर्थ ईस्ट के विषय में आप जानते ही क्या है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले इतने फल और इतने उत्पादन जो है कृषि के क्षेत्र में ही, वो आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अच्छा हरगोविंद जी, मैं अभी जब चूंकि अभी जब संदीप जी ने कहा तो मैंने भी अभी तुरंत सर्च किया तो मुझे पता चला कि असम की अगर हम बात करें तो आईटी कंपनियों की एंट्री हुई है 2014 के बाद। इन्फोसिस ने गुवाहाटी में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है, स्थानीय रोजगार मिले हैं, टेक स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला है। विप्रो वहां पर आई, वहां पर बड़े पैमाने पर बीपीओ के सेंटर्स खुले, आईटी पार्क बनाया गया, 100 एकड़ का करीब टेक सिटी, ये तमाम चीजें में हुई है। ये आफ्टर 2024 के आंकड़े जो मैंने अभी गूगल किए हैं सर संदीप जी, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। इस पर कुछ द्विवेदी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सर। हाँ देखिए, अभी तक आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे भाजपा के प्रवक्ता, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी थी उसका विस्तार कांग्रेस के जमाने में हुआ, और इसके अलावा बोगली बील जो पुल था, ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पुल था, ये सब निर्माण हमने किए। स्थानीय जो आईटी पार्क इन सब की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना भी उस समय वहां पे की गई। लेकिन जो आप अभी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी को तो आपने मुख्यमंत्री बना रखा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो उसी हेमंत बिश्व शर्मा को आप कहते हैं कि इन्होंने ये मान लिया कि इनके शासन में पैसा जाता था, भ्रष्टाचार होता था, जनता का शोषण होता था। ठीक है, मुझे क्लोज करना है, हो गया। मुसलमानों को पैसा कम दिया जाए और 5 रुपए अगर अरे यही आरोप तो मोदी जी ने आप लोगों के ऊपर लगाया कि पहचान की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से नॉर्थ ईस्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। बट एनीवेज, ठीक है, ओके, मुझे अपनी इस दिलचस्प चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। देखिए, असम में आईटी सेक्टर पहले ना के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर कंपनीज आने लगी हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगे हैं। कि ये भी पहलू है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये 2014 के बाद हुआ है, ये कहने से भी गुरेज नहीं है। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जिस प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में बेहतर हुई, इन तमाम चीजों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज यही आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी पेश कर रहे थे, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि ये चीजें पहले भी हो सकती थी जो पहले नहीं होती थी। इसी पर आज हमने चर्चा की। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।